नमस्कार। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक एंजाइम्स पर बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर ये एंजाइम्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स इनकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, मेडिसिन और दवाइयों की दुनिया में इनका क्या रोल है। तो चलिए इस पूरे अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज की हमारी चर्चा किन हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर एंजाइम्स, यानी एंजाइम क्या हैं। फिर द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, उनके 6 वर्गों को समझेंगे। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी वो कौन से कारक हैं जो उनकी गतिविधि पर असर डालते हैं। फिर हाउ एंजाइम्स वर्क, ये काम कैसे करते हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी इन्हें रोकने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और आखिर में एंजाइम्स इन मेडिसिन, मेडिसिन में इनका क्या उपयोग है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, एंजाइम आखिर हैं क्या। इस सेक्शन में हम इनकी परिभाषा और इनके खास गुणों को जानेंगे। चलिए अब एंजाइम की परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। एन एंजाइम इज अ बायोमॉलिक्यूल दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बायोलॉजिकली, नेचुरली अकरिंग और थ्रू अदर प्रोसेसेस सिंथेटिकली। इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो या तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है या फिर उसे सिंथेटिक रूप से भी बनाया जा सकता है। Its main function is to act as a catalyst to speed up a reaction without itself being changed in the process. इसका मुख्य काम एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करना है। मतलब ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज कर देता है और इस पूरी प्रक्रिया में खुद बिल्कुल भी नहीं बदलता। अब इसके कुछ गुण देखते हैं। पहला, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। इसका मतलब है कि हर एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी होती है, वैसे ही एक खास एंजाइम एक खास रिएक्शन पर ही काम करता है। दूसरा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, एंजाइम की गतिविधि कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी इन्हें खराब कर सकती है। तीसरा, दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6 to 8। ये 6 से 8 के पीएच पर, जो इनका ऑप्टिमम पीएच होता है, सबसे अच्छा काम करते हैं। और चौथा, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ये कि इनकी बनावट बहुत जटिल होती है। ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए एंजाइम के कुछ और गुण देखते हैं। दे कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अ सेल। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और ब्रिंग टुगेदर 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि या तो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं या फिर 2 छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगला गुण है, एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, हाउएवर दे हेल्प इन एक्सेलरेटिंग इट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एंजाइम किसी रिएक्शन को शुरू नहीं करते, वो बस उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स अफेक्ट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड नॉट द डायरेक्शन। मतलब एंजाइम सिर्फ रिएक्शन की दर या स्पीड को प्रभावित करते हैं, उसकी दिशा को नहीं। अब एक बहुत जरूरी टर्म है टर्नओवर नंबर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव अ हाई टर्नओवर नंबर। ज्यादातर एंजाइमों का टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम पर मिनट। आसान शब्दों में टर्नओवर नंबर ये बताता है कि एक एंजाइम 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदल सकता है। ये उसकी कार्यक्षमता को दिखाता है। हाई टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। तो जाहिर है जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा, वो एंजाइम उतना ही कुशल माना जाएगा और रिएक्शन उतनी ही तेजी से होगी। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि एंजाइम क्या हैं और उनके गुण क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब हम आईयूबी सिस्टम के अनुसार एंजाइमों के 6 प्रमुख वर्गों के बारे में जानेंगे। तो एंजाइमों का वर्गीकरण एक खास सिस्टम के तहत होता है। Enzymes are classified by a complex system suggested by Commission on Enzymes of International Union of Biochemistry (IUB). इसका मतलब है कि एंजाइमों को एक जटिल प्रणाली के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री (IUB) ने बनाया है। Based on their action, they are divided into 6 major classes.
उनके काम के आधार पर उन्हें 6 मुख्य क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास है 1. ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। एंजाइम्स इन दिस क्लास आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। इसका एक उदाहरण है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी क्लास है 2. ट्रांसफरेजेस। Enzymes that catalyze transfer of functional groups are called as transferases. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एंजाइम फंक्शनल ग्रुप्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसका उदाहरण है फॉस्फोरिलेजेस। चलिए अब अगली 2 क्लास देखते हैं। तीसरी क्लास है 3. हाइड्रोलेजेस। These are enzymes that bring about hydrolysis of various compounds. ये एंजाइम पानी यानी हाइड्रो का इस्तेमाल करके बड़े कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है लाइपेज, जो फैट को पचाने में मदद करता है। चौथी क्लास है 4. लाइएजेस। एंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर। ये एंजाइम किसी मॉलिक्यूल से पानी के मॉलिक्यूल को या तो हटाते हैं या फिर उसमें जोड़ते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बिना। इसका एक उदाहरण है अल्डोलेज। और अब हमारी आखिरी 2 क्लास। 5वीं क्लास है 5. आइसोमरेसिस। The isomerase enzymes catalyze the structural shifts present in a molecule, thus causing the change in the shape of the molecule. ये एंजाइम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जगह बदलकर उसके स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, जिससे वो एक आइसोमर से दूसरे में बदल जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मॉलिक्यूल का शेप बदल देते हैं। इसका उदाहरण है फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस। और छठी और आखिरी क्लास है 6. लाइगेसिस। The ligases enzymes are known to charge catalysis of a ligation process. ये एंजाइम ATP से ऊर्जा का इस्तेमाल करके 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसका उदाहरण है सक्सीनाट थायोकाइनेज। अब इन सभी 6 क्लास को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एक निमोनिक। ओवर द हिल लाइज इन्फिनिट लक। हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक क्लास का नाम याद दिलाएगा। O से ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, T से ट्रांसफरेसेस, H से हाइड्रोलेसिस, L से लाइसिस, I से आइसोमरेसिस और L से लाइगेसिस। एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। देखिए, एंजाइम बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका काम करने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो उनकी एक्टिविटी पर असर डालते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें बेहतर या बदतर काम करने पर मजबूर करती हैं। 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं तापमान और pH। पहला है 1. टेम्परेचर। एंजाइम्स हैव ऑप्टिमल टेम्परेचर्स एट विच दे फंक्शन बेस्ट। जैसा कि हम इस पहले ग्राफ में देख सकते हैं, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमल यानी सबसे सही तापमान होता है जहां वो अपनी सबसे तेज गति से काम करता है। ये ग्राफ में एक पहाड़ की चोटी की तरह दिखता है। An increase in temperature can increase enzyme activity, but excessive heat can denature the enzyme, rendering it inactive. तापमान बढ़ाने पर एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद ज्यादा गर्मी एंजाइम के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है, जिसे डीनेचर होना कहते हैं। इसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा कारक है 2. pH. Enzymes have optimal pH levels at which they function best. तापमान की तरह ही हर एंजाइम का एक आदर्श pH लेवल भी होता है, जैसा कि दूसरे ग्राफ में दिख रहा है। A change in pH can affect the shape of the enzyme, making it unable to bind to its substrate and therefore less active. इस आदर्श pH से कम या ज्यादा होने पर एंजाइम का आकार बदल जाता है। इस वजह से वो अपने सबस्ट्रेट से ठीक से जुड़ नहीं पाता और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगला कारक है 3. Substrate concentration. As the concentration of substrate increases, the rate of enzyme catalyzed reactions also increases up to a point. सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम काम करता है, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं, रिएक्शन की दर भी बढ़ती जाती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। Beyond that point, the enzymes become saturated and the reaction rate levels off. इस पॉइंट के बाद सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स काम में लग जाते हैं और कोई भी खाली नहीं बचता। इसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। इसके बाद आप चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा ले, रिएक्शन की दर नहीं बढ़ेगी। चौथा कारक है 4. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. Increasing the amount of enzyme present will increase the rate of the reaction up to a point. Beyond that point, the reaction rate levels off. ये काफी सीधा है। जितने ज्यादा एंजाइम होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेज होगी क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं। और आखिर में हमारे पास हैं इनहिबिटर्स और कोफैक्टर्स। 5वां कारक है 5. इनहिबिटर्स.
Compounds that bind to enzymes and prevent them from functioning properly are called inhibitors. Inhibitors वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर उसकी एक्टिविटी को धीमा या पूरी तरह से बंद कर देते हैं. They can be competitive or non-competitive and can be reversible or irreversible. इनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे. और छठा कारक है 6 cofactors. Many enzymes require small non-protein molecules called cofactors to function. दूसरी तरफ कोफैक्टर्स सहायक मॉलिक्यूल्स होते हैं. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कई एंजाइमों को ठीक से काम करने के लिए इन कोफैक्टर्स की जरूरत होती है. आप इसे एक पहेली का खोया हुआ टुकड़ा समझ सकते हैं जिसके बिना एंजाइम अधूरा है. Cofactors can be metal ions or organic molecules, and if they are not present, the enzyme will not function. अगर ये कोफैक्टर मौजूद ना हो तो एंजाइम काम नहीं करेगा. अब हम शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं. एंजाइम असल में काम करते कैसे हैं? चलिए उनके काम करने की पूरी प्रक्रिया और एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. पहला कदम है 1. Binding. The enzyme and substrate bind to form an enzyme-substrate complex. सबसे पहले एंजाइम अपने खास सबस्ट्रेट से जुड़ता है. The binding process is specific, with the enzyme's active site fitting the substrate like a lock and key. ये जुड़ाव बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह होता है. दोनों के जुड़ने से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. दूसरा कदम है 2. Catalysis. Once the enzyme and substrate are bound, the enzyme catalyzes a chemical reaction that converts the substrate into a product. एक बार जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट को एक नए प्रोडक्ट में बदलने के लिए केमिकल रिएक्शन करता है. और तीसरा कदम है 3. Release. After the reaction is complete, the product is released from the enzyme's active site. Reaction पूरी होते ही प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाता है. The enzyme is then free to bind to another substrate and repeat the process. और एंजाइम फिर से खाली हो जाता है एक नए सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए. सबसे जरूरी बात, enzymes are not consumed or changed in the reaction and can be used again. Enzymes इस प्रक्रिया में खर्च नहीं होते और इन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये एंजाइम्स रिएक्शंस को तेज कैसे कर देते हैं? Enzymes catalyze reactions by lowering the activation energy required for the reaction to occur. इसका जवाब है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. आप एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे समझिए कि किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है वही एक्टिवेशन एनर्जी है. जैसे किसी पत्थर को पहाड़ी के ऊपर धकेलने के लिए लगने वाली शुरुआती ताकत. एंजाइम क्या करते हैं? वो उस पहाड़ी को ही छोटा कर देते हैं. जैसा कि ये ग्राफ दिखाता है, एंजाइम के बिना लाल रेखा रिएक्शन शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन एंजाइम की मौजूदगी में हरी रेखा जरूरी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जिससे रिएक्शन बहुत आसानी से और तेजी से हो जाती है. अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, तो चलिए ये भी देखते हैं कि उन्हें रोका कैसे जा सकता है. अब हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स की, जो बायोलॉजी और मेडिसिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है. तो एंजाइम इनहिबिटर आखिर है क्या? Enzyme inhibitors are molecules that bind to enzymes and decrease their activity. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं या रोक देते हैं. इनके कुछ मुख्य प्रकार हैं. पहला, competitive inhibitors. Bind to the active site of an enzyme and prevent substrate molecules from binding. ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए मुकाबला करते हैं. दूसरा है non-competitive inhibitors. Bind to a different site on the enzyme and alter its conformation, making it less active. ये एंजाइम पर एक्टिव साइट की जगह किसी और जगह पर जुड़ते हैं, जिससे एंजाइम का आकार बदल जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता. और तीसरा है irreversible inhibitors. Covalently bind to the enzyme and permanently inactivate it. ये इनहिबिटर एंजाइम से इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि वो हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाता है. Enzyme inhibitors are commonly used in medicine to target specific enzymes involved in disease processes and in the development of pesticides. दवाइयां बनाने में और कीटनाशक बनाने में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और अब आखिर में चलिए इस सारी जानकारी को असल दुनिया से जोड़ते हैं. हम देखेंगे कि एंजाइम हमारी हेल्थ केयर और मेडिसिन के फील्ड में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मेडिसिन में एंजाइम बहुत ज़रूरी टारगेट होते हैं. पहला, metabolic disorders. Enzymes involved in metabolic pathways, such as those involved in the breakdown of sugars and lipids, can be targeted to treat metabolic disorders such as diabetes and hyperlipidemia. जैसे कि डायबिटीज जैसी बीमारियों में हम उन एंजाइमों को दवाइयों से टारगेट कर सकते हैं जो शुगर और लिपिड को कंट्रोल करते हैं. दूसरा है कैंसर.
Many enzymes are involved in the growth and proliferation of cancer cells, and targeting these enzymes can be an effective strategy for cancer treatment. कैंसर के इलाज में भी हम उन एंजाइमों को रोक सकते हैं जिनकी ज़रूरत कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए होती है। और तीसरा है इन्फ्लेमेशन। Enzymes involved in the inflammation process can be targeted to reduce inflammation and treat inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease. गठिया जैसी सूजन वाली बीमारियों के लिए हम उन एंजाइमों को टारगेट करते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। एंजाइमों का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी होता है। पहला, synthesis of drugs. Enzymes are used in the synthesis of many drugs, including antibiotics, hormones and vaccines. एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने जैसी कई प्रक्रियाओं में एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पेस्टिसाइड्स। Enzymes involved in the growth and survival of pests can be targeted for the development of pesticides. हम ऐसे कीटनाशक बना सकते हैं जो सिर्फ कीड़ों में मौजूद खास एंजाइमों को ही निशाना बनाते हैं, जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। और तीसरा, एंटीबायोटिक्स। Enzymes play a critical role in bacterial growth and survival, and targeting these enzymes can be an effective strategy for the development of antibiotics. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम बैक्टीरिया के उन एंजाइमों को टारगेट करते हैं जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। एक और बहुत जरूरी एप्लीकेशन है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। Some diseases are caused by the lack of a specific enzyme. These disorders can be treated by administering the missing enzyme. कुछ जेनेटिक बीमारियां शरीर में किसी खास एंजाइम की कमी से होती हैं। ऐसी बीमारियों का इलाज उस मिसिंग एंजाइम को सीधे शरीर में देकर किया जा सकता है, जैसा कि गॉशर और फैब्री डिजीज में होता है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। Overall, enzymes are important targets for the development of therapeutics and pharmaceuticals because they are involved in a wide range of biological processes and their inhibition can have a significant impact on disease processes. तो कुल मिलाकर एंजाइम दवाइयां बनाने और बीमारियों के इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे शरीर की लगभग हर प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और इसी के साथ हम इस अध्याय के अंत में आ गए हैं। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, What other biological processes heavily rely on the specific functions of different enzyme classes? यानी हमारे शरीर में ऐसी और कौन-कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो पूरी तरह से अलग-अलग तरह के एंजाइमों पर ही निर्भर करती हैं। जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये छोटे से कैटलिस्ट हमारे जीवन के हर पहलू में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं।